सो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। देखो जो बजट होता है ना वो नेक्स्ट ईयर का होता है, ठीक है। बजट जो होता है आपका वो नेक्स्ट ईयर का होता है हमेशा, और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो उससे प्रीवियस ईयर का होता है, ठीक है, तो लास्ट ईयर का होता है। जो आपका बजट होता है ना वो आपका नेक्स्ट ईयर का होता है। जैसे अभी हमने बजट पढ़ा था, तो बजट कौन सा पढ़ा था हमने? 2021-22 का, नेक्स्ट ईयर का पढ़ा था, ठीक है। जो साल आने वाला है, मतलब अभी जब चल रहा है ना 2021 चल रहा है, लेकिन 22 अभी आया नहीं है, तो बजट जो होता है वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। उसमें हम बताते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे एस्टिमेटेड होता है सब। बजट में एलोकेशन भी एस्टिमेटेड होता है, हमें पता नहीं होता कि हमारा जीडीपी कितना रहेगा, हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा, वहां पे सब क्या होता है आपका एस्टिमेटेड होता है। तो बजट जो होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, इसलिए एस्टिमेटेड होता है, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर का तो पता नहीं है कुछ भी। लेकिन जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है ये प्रीवियस ईयर के लिए होता है। जैसे अब 2021 तो निकल चुका है, तो ये होता है आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, या प्रीवियस आप बोलिए। अब वो ईयर तो निकल चुका है, तो हमें पता है सब कुछ। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है कि लास्ट ईयर आपने क्या क्या अचीव किया इकोनॉमी में, मतलब क्या इंप्रूवमेंट हुआ इंडियन इकोनॉमी में, और साथ में सजेशंस भी देता है कि आगे क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे मान लो कहीं पे सब्सिडी में बहुत लीकेज है, तो बोलेगा कि यहाँ पे आप डीबीटी लेके आ जाओ, इस तरह के सजेशंस देता है। या फिर रेलवे ज्यादा लॉस में जा रही है, तो बोलेगा रेलवे का पार्शियल प्राइवेटाइजेशन कर दो, या बैंकिंग के लिए कुछ सजेस्ट करेगा, कुछ गड़बड़ है तो इकोनॉमिक सर्वे आपका दो चीजें करता है, एक तो लास्ट ईयर इकोनॉमी आपकी कैसे रही, ठीक है, जो इकोनॉमी की पिक्चर रही वो कैसी रही, ठीक है, वो अच्छी रही, बुरी रही, स्लो डाउन रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, हमने गवर्नमेंट को जो बोला था गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी थी या नहीं सुनी थी पहले, ठीक है, क्या क्या गवर्नमेंट ने अचीव किया, वो सब इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का सारा बताता है, क्योंकि वो साल निकल चुका है। साथ में वो सजेशंस भी देता है, ठीक है, साथ में वो सजेशंस भी देता है जिनको गवर्नमेंट कुछ को मानती है कुछ को नहीं मानती। तो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, और जो आपका बजट होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में रियल पिक्चर मिल जाती है, क्योंकि वो ईयर निकल चुका है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब जैसे आपका कोविड कोविड ही अभी चल रहा है सब जगह, तो इकोनॉमिक सर्वे में जो मेन चीज इनकॉर्पोरेट करेगा वो सारा कोविड से रिलेटेड होगा अभी हाल फिलहाल। बाकी कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स स्कीम्स के बारे में बताएगा कि गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया क्या अचीव नहीं किया। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका वो लास्ट ईयर का होता है, फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें रियल पिक्चर आपको दिख जाती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में। बजट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का होता है, एस्टिमेटेड होता है। इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का होता है, हमें पता होता है कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। अब देखते हैं हम, ये देखो ये आपका चार्ट देखो, तो काम की चीज क्या है आपके, काम की चीज है जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट प्राइसेस, करंट और कांस्टेंट में आपको समझा चुका हूँ। ये देखो यहाँ पे आपकी 7.0, ये नीचे लिखा है 17 18 18 19 19 20 4.2, लेकिन यहाँ देखो 2021 में नेगेटिव चली गई, -7.7।
2021 में नेगेटिव चली गई। अब एस्टिमेटेड हमारा क्या है नेक्स्ट ईयर का 11.0%, 21-22 के लिए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 11% आपका एस्टिमेटेड है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट पेपर में पूछा जाएगा क्या जीडीपी ग्रोथ रेट कितना एस्टिमेटेड है, तो 11% एस्टिमेटेड। आरबीआई ने भी यही बोला है, आईएमएफ ने भी यही बोला है, ठीक है। तो सबके हिसाब से इंडिया 11% के आसपास ग्रो करेगा, ठीक है। तो इतना ग्रोथ रेट रहेगा 21-22 में। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। वो पूछता है, बहुत बार पूछता है। ये फिस्कल डेफिसिट जो एस्टिमेटेड थे, ये हम इस बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ये आपका इन्फ्लेशन का डेटा दे रहा है, ये कोई आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा चेंज होता रहता है। ये सीपीआई कंबाइंड देखो ये रहा, ठीक है। बस सीपीआई सीपीआई कंबाइंड ये सब डिस्कस कर चुके हैं। डब्ल्यूपीआई ये रहा, होलसेल प्राइस, ठीक है। देखो डब्ल्यूपीआई आपका नेगेटिव में जा रहा है, सीपीआई आपका ये इस तरीके से जा रहा है। अभी सीपीआई आपका कुछ होगा, बाद में कुछ होगा, तो वो चेंज होता रहता है। जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में ही होता है, ठीक है। हमेशा जो होगा वो उससे ही होगा, लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे ना भाई, ठीक है। लास्ट ईयर के साथ ही कंपैरिजन करते हैं ग्रोथ रेट का हमेशा। जैसे अगर ये 6.1 है तो इसके रेस्पेक्ट में कितना ग्रो हुआ है, 7.1 लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में 7.0 ग्रोथ रेट है, ठीक है। अब अगर आप सोचो 11.0 एब्सोल्यूट हो जाएगी तो वो तो कैसे हो जाएगी, अभी तो स्लो डाउन है, तो इसके रेस्पेक्ट में 11.0% ग्रो करेगा, ठीक है। क्लियर है। फिर आपका करंट अकाउंट बैलेंस, ये देखो पहली बार सरप्लस में गया है कोविड की वजह से, ठीक है। तो आपको पेपर के लिए याद रखना है कि हमेशा नेगेटिव रहता था, लेकिन इस बार सरप्लस पे गया है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ गए, ये देखो 586.1 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये यूएस बिलियन डॉलर में, ठीक है। खैर हमारा इतना ज्यादा भी नहीं है, चाइना का ट्रिलियन डॉलर में। फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में क्या ग्रोथ रही है, ये देखो तीनों में ग्रोथ रेट इस साल भी 3.4 रही है, ये एग्रीकल्चर में, ठीक है। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। और देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पे 3.4 पॉजिटिव रही है सिर्फ एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर और इनको हम एलाइड एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो ओवरऑल जीडीपी आपका नीचे गया, ठीक है। ओवरऑल जीडीपी आपके गड्ढे में गए, लेकिन फिर भी आपकी एग्रीकल्चर में पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को सिल्वर लाइनिंग बोला जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को सिल्वर लाइनिंग बोला गया है ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, क्योंकि एक तो इसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही है और साथ में इसने काफी लोगों का एम्प्लॉयमेंट, खाना पीना सब दिया है। क्योंकि ये भी डूब जाता तो दिक्कत हो जाती ना भाई, ये डूब जाता तो फिर हम कहीं के ना रहते, क्योंकि इंडिया दो ही चीजों के लिए तो जाना जाता है, एक फूड सफिशिएंसी और दूसरा डेमोक्रेसी। जिनमें हमारा बहुत नाम है, ठीक है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और फूड में हम बहुत ज्यादा आपका सरप्लस फूड प्रोडक्शन करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो शुरू हुआ था उसके बाद से। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि 3.4% रही, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए याद रखना है, पॉजिटिव रही। वो इस तरह के स्टेटमेंट देगा कि एग्रीकल्चर में भी नेगेटिव रही, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा करंट अकाउंट हमेशा जीरो वो डेफिसिट रहा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुए तो बड़े हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, कई लोग सोचते हैं कि कोविड पैंडेमिक है तो कम हुआ है, नहीं वो बड़े हैं, ठीक है। डॉलर ज्यादा खर्च ही नहीं करना पड़ा। फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज ने क्या किया, इंडस्ट्री गड्ढे में चली गई है, देखो -9.6। देखो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज तीन ही चीजें होती है हमारे यहाँ पे, तीन ही कंट्रीब्यूट करती है। सर्विसेज भी किसमें चली गई, गड्ढे में। तो ये सब दोनों नेगेटिव रही, पेपर के लिए याद रखना स्टेटमेंट टाइप में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सर्विसेज दोनों नेगेटिव रही, जबकि एग्रीकल्चर आपका पॉजिटिव रहा।
यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इस पे स्लाइड में आपको क्या याद रखना है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, करंट अकाउंट पॉजिटिव रहा, कुछ टाइम के लिए रहा लेकिन पॉजिटिव रहा, ये नहीं कह सकते आपकी हमेशा नेगेटिव रहता है। जैसे एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे देगा ना वो, करंट अकाउंट इज ऑलवेज डेफिसिट इन केस ऑफ इंडिया, तो गलत है वो। एब्सोल्यूट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, एग्रीकल्चर में पॉजिटिव ग्रोथ रेट थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कम हुई है, सर्विसेज नेगेटिव। अब ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं, एक मिनट क्लियर करता हूँ। अब लेकिन इसमें ध्यान रखना दो चीजें, ग्रोथ रेट पॉजिटिव तो रही है लेकिन लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में कम हुई है। लास्ट ईयर 4.0 थी, इस साल कितनी हुई है, 3.4। तो अगर एग्रीकल्चर में पूछे ग्रोथ रेट क्या रही, वो पॉजिटिव रही, लेकिन क्या लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में वो पॉजिटिव रही, नहीं, लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में तो कम हुई है, पहले 4.0 थी, अब 3.4। तो ये दो चीजें याद रखना। ठीक है, इतना याद रखना, याद हो ही गया होगा, अब इतना, इसमें कोई ऐसा कुछ है तो और बाद बाकी ये वाला डेटा याद रखना। ये दो चीजें आपके पेपर के काम की है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया, ये मैंने बता ही दिया, ये मैंने बता ही दिया, ये हमने कर लिया डिस्कस। सीपीआई ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ये देखो सीपीआई 6.6 तक चला गया था। ठीक है, जबकि हमें क्या रखना है, 2 से 6 तक, तो ज्यादा चला गया तो उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यूपीआई को तो आजकल हम देखते नहीं है, तो डब्ल्यूपीआई की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका फिजिकल डेफिसिट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, किस साल कितना रहेगा पूरा डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको हटा दो। अब इकोनॉमिक कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं। एक स्लाइड जो आपको दिखाई है इससे तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं क्या क्या होगा। सो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इट कंटेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव and updated source of data on India's economy. It is a report that the government presents on the state of the economy in the past 1 year, the key challenges it anticipates and their possible solutions. जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे इसलिए इम्पोर्टेंट है। The economic survey document is prepared by the economic division of the Department of Economic Affairs under the guidance of the Chief Economic Advisor. It is usually presented a day before the Union Budget, okay, in the Parliament. ठीक है, यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है आपका। ठीक है, आप देखना कभी भी एक फैब को आपका होता है तो उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। The first economic survey in India was presented in the year 1950-51। ये याद रखना, कोई फैक्चुअल आपके पेपर जो होते हैं उनके लिए। Up to 1964 it was presented along with the union budget। 1964 में यूनियन बजट के साथ होता था। From 1964 onwards it has been de-linked from the budget। 1964 के बाद से ये एक दिन पहले अलग से प्रेजेंट होता है और बजट आपका अलग से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। इसमें काम की इंफॉर्मेशन क्या है, कौन बनाता है, ये पूछा जा चुका है बहुत बहुत बार क्वेश्चन। और दूसरा क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो हम देख चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। की पॉइंट्स, ठीक है, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के की पॉइंट्स क्या क्या है, जो हमारे पेपर के काम के उतने ही पढ़ने, ज्यादा फालतू नहीं पढ़ना। फिर भी आप चाहो तो इकोनॉमिक सर्वे पूरा एक बार पढ़ सकते हो अगर आपको मूड हो तो, बाकी जरूरत नहीं है पढ़ने का। बस एक ही फायदा आपको, अगर कोई ऐसे आ गया इकोनॉमी से रिलेटेड तो उसमें आप काफी चीजें डाल सकते हो। की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही इकोनॉमिक सर्वे से, जो टर्म्स यूज होंगी ना उनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थीम याद रखनी है एक तो आपको कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या है। देखो ये थीम क्या है आपकी, कोविड से रिलेटेड है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। आपको दिख रहा है कोविड से रिलेटेड है, क्लियर कर दिख रहा है कि कोविड से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी एंड द कोविड।
इंडियन इकोनॉमी ने कोविड से कैसे डील किया है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्या रही हमारी पैंडेमिक से। पहला तो क्या है, कुछ एक ह्यूमन प्रिंसिपल की बात करता है इकोनॉमिक सर्वे। देखो इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत सी चीजें बहुत बुक से इधर उधर की थ्योरी से उठाता है। ठीक है, तो क्या ह्यूमन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ह्यूमन लाइव्स लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। ठीक है, एक बार अगर लॉस्ट हो गई ह्यूमन लाइफ तो उसको आप वापस नहीं ला सकते, इसलिए आपको उसको सेव करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं पैसा वगैरह अगर आपका एक बार आप बर्बाद हो जाओ, बैंकरप्ट हो जाओ, वापस से कमा लोगे, लेकिन ह्यूमन लाइफ लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। ठीक है, सेकंड थिंग उसने क्या बोली, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ विल रिकवर फ्रॉम द टेम्पररी शॉक कॉज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। देखो दो चीजें हैं, ह्यूमन लाइफ को आप वापस नहीं ला सकते, वंस ए लॉस इज ऑलवेज ए लॉस, लेकिन जीडीपी को आप वापस ला सकते हो। तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, ह्यूमन लाइफ को बचाने का होना चाहिए, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया। ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ को बचाना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीडीपी इकोनॉमी तो रिकवर होती रहेगी, लोग ही नहीं रहेंगे तो जीडीपी का क्या करेंगे, इकोनॉमी का क्या करेंगे। तो ये प्रिंसिपल की बात करता है इकोनॉमिक सर्वे, और गवर्नमेंट ने वैसा किया भी। ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, इकोनॉमी तो बात की बात है, वो देखेंगे। ठीक है, और इसके लिए इंडिया ने अपनी पॉलिसी जो डिवाइस की थी वो किस हिसाब से की थी, स्पेनिश फ्लू आया था 1980 में, इसमें काफी लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरीके से क्वारंटाइन का सिस्टम था, इसमें भी इसी तरीके से आपका लॉकडाउन का तो नहीं था लेकिन क्वारंटाइन वाला सिस्टम था, 21 डेज वाला। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपनी पॉलिसी फॉलो की थी। ठीक है, आइसोलेशन क्वारंटाइन। ठीक है, तो स्पेनिश फ्लू आया था 1980 में, काफी लोग इसमें मारे गए। ठीक है, उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे, एक बुक है कोई आपकी एनसीईआरटी की, कौन सी बुक है, शायद एक बुक है उसमें स्पेनिश फ्लू के बारे में भी डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बुक है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, एनसीईआरटी है। ठीक है, नाम याद आएगा तो बताऊंगा आपको, पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा हुआ है स्पेनिश फ्लू के बारे में, एक बॉक्स देखे और वहाँ पे स्पेनिश फ्लू के बारे में लिखा हुआ है, कितने लोग मारे गए थे, ठीक है, क्या हुआ। पहले हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं थी, अगर कोई आ गई आपकी वो, ठीक है, इस तरह का पेंडेमिक कोई आ गया तो नहीं बच सकते थे आप। तो चलो अब कोविड में भी देख लो, आप कोविड में हमने कोशिश तो खूब की, लेकिन कोविड चीज ही ऐसी है, समझ ही नहीं आ रही डॉक्टर्स को क्या है। तो जब वो वाली बात हुई ना, जब ऊपर वाला उठाएगा जिस दिन आपको, तो उस दिन उठाएगा, उस दिन कोई चीज काम नहीं आएगी। इसलिए आराम से मस्त रहो, जिंदगी जियो। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती लाइफ में। ठीक है, पढ़ाई करो, ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई कर लिखना छोड़ दो, लेकिन लाइफ में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है, क्योंकि सबने जाता है। तो ये लाइन देखो क्या बोलता है, one of the key insights was that pandemic spreads faster in higher and denser population, and intensity of lockdown matters most at the beginning of the pandemic। इसलिए आपका लॉकडाउन लगाना जरूरी था, क्योंकि एक बार आपका जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन की, ठीक है, जहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा डेंसिटी है वहां पे ये बहुत तेजी से फैलता है, और एक बार अगर ये लोगों में सब में फैल गया तो उनसे बाकी लोगों में बहुत आसानी से फैल जाएगा। इसलिए शुरू में लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी था, इनिशियल स्टेज में, बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक। ठीक है, लेकिन अब हमें भी नहीं पता था कि इतनी सारी इसके वेरिएंट्स आ जाएंगे। ठीक है, वेरिएंट्स पे वेरिएंट्स, वेरिएंट्स पे वेरिएंट्स। नहीं नहीं, क्लास 9th का साइंस में नहीं है, हाँ जी, नहीं साइंस में नहीं है ये स्पेनिश फ्लू, ये किसी आपकी हिस्ट्री या फिर इकोनॉमी की बुक में ही है, मतलब, लेकिन साइंस के में नहीं है, इतना मुझे पता है, हो सकता है, लेकिन साइंस में मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने शायद किसी और बुक में पढ़ा है, हिस्ट्री में, या फिर उसमें स्पेनिश फ्लू का पूरा बॉक्स में बंद करके दिया हुआ है अच्छे से, समझा। ठीक है, चलो कोई नहीं, याद आएगी मैं बताऊंगा, आई विल टेल यू। साइंस में नहीं है, मैंने साइंस से नहीं पढ़ा, हो सकता है साइंस में भी हो, बट मैंने वहां से नहीं पढ़ा, मैंने शायद हिस्ट्री की कोई बुक थी, या आई थिंक इकोनॉमी की कोई बुक थी, याद नहीं आ रही है। चलो बताते हैं इसको, आगे चलते हैं। देखो इसका जो जो पूरा इसका वो है आपका क्रक्स क्या है इस पूरी स्लाइड का, यही था कि ह्यूमन लाइफ को बचाना है।
क्योंकि इकोनॉमी जीडीपी रिकवर हो सकती है। देखो यही बार बार बात बोली गई है कोविड में कि पहले लोगों को बचाओ, लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या करना है, इकोनॉमी का क्या करना है पैसों, ठीक है। और आपने देखा होगा कोविड में अच्छे अच्छे लोग, ठीक है, पैसा नहीं बचा पाया लोगों को यहाँ पे। तो वही है, ह्यूमन लाइफ को बचाना जरूरी है, पैसा वैसा तो आता जाता रहता है, ठीक है? तो इंडिया ने 4 पिलर स्ट्रेटेजी अपनाई अपनी। ये भी याद रखना है आपको पेपर के लिए कि कौन से 4 पिलर है, वो पूछ लेगा पढ़ से। तो 4 पिलर स्ट्रेटेजी कौन सी? पहली कंटेनमेंट। आपको पता हो तो जब शुरू में लॉकडाउन लगाया था तो अलग अलग कंटेनमेंट जोन्स बना दी थी, ठीक है, रेड जोन, ये जोन, ग्रीन जोन, इस तरह की। तो कंटेनमेंट करना है, क्योंकि आप अगर ये ऐसा ही है, बहुत ज्यादा कंटेजियस है, एक से दूसरे में बहुत आसानी से फैलता है, तो शुरू में कंटेनमेंट करना बहुत जरूरी है। फिर फिजिकल, ठीक है, फिजिकल का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, फिजिकल हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। फिर फाइनेंशियल, लोगों को पैसा वैसा भी देना है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करने हैं सिस्टम में आपके में, ताकि ऐसी बीमारी आगे ना आए, और अगर आए तो उससे हम फाइट कर सकें, ठीक है। और अगर आ भी जाए तो जैसे बीच में आपका, आपने देखा होगा तो माइग्रेंट्स का एक्सोडस जो हुआ था, कितनी प्रॉब्लम हो गई थी बेचारों को। मतलब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो कोविड पेंडेमिक का पड़ा था वो इन पे पड़ा था, ठीक है। कोविड पेंडेमिक का जो सबसे ज्यादा असर पड़ा था वो माइग्रेंट्स पे पड़ा था। हाँ शायद वर्ल्ड हिस्ट्री से पढ़ा है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद, हाँ किसी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक में है, बॉक्स में बना के दिया हुआ है। तो माइग्रेंट्स का एक्सोडस सबसे ज्यादा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं है शायद, चलो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। माइग्रेंट्स का एक्सोडस सबसे ज्यादा हुआ था, ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत इनको हुई थी, क्यों? जॉब चली गई, आपने कंटेनमेंट जोन बना दी, ठीक है, जॉब पे नहीं जा सकते, और इनके पास इतना पैसा नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। तो आपने देखा होगा कि कितने लोग पैदल चले हैं, कितने लोग आपके ट्रेन पे सो रहे थे तो कट के ट्रेन आ गई, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। कितने बच्चों को लेके वो जो लेडीज है वो उनको अपने से उस पर लाद के चली हैं, ठीक है, पैरों में छाले पड़ गए। तो सबसे ज्यादा दिक्कत माइग्रेंट्स। हम तो क्या अच्छे में रहते हैं, हम तो लग्जरी लाइफ जीते हैं, और ह्यूमन टेंडेंसी आजकल क्या हो गई है कि हम तो मस्त हैं, बाकी हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, फर्क पड़ना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों में कंपैशन एम्पैथी सब में होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उस समय कोई कंपैशन एम्पैथी नहीं दिखाई, जब हो गया सब लोग, ये इनमें से कितने लोग परेशान हो गए, ठीक है। जो लोगों से आप आज भी पूछो माइग्रेंट से कि मुंबई जाओगे, बोले नहीं जाएंगे, कुछ ही हो जाए, घर भूखे मर जाएंगे, मुंबई नहीं जाएंगे। क्या कहीं पे भी दिल्ली वैली बड़ी दिक्कत होती है। तो आपका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, ताकि ऐसी चीजें आगे ना हो, ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को हुई थी, माइग्रेंट्स को, ठीक है। फिर क्या है? कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड मीन्स कैलकुलेटेड, fiscal and monetary support was provided given the evolving economic situation, ठीक है। फिजिकल सपोर्ट भी दिया गवर्नमेंट ने, मॉनेटरी सपोर्ट भी दिया, वो हम आत्मनिर्भर भारत में देख चुके हैं, ठीक है ना। क्या डिफरेंस होता है फिजिकल और मॉनेटरी में, वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। ए फेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी एंश्योर्ड एबंडेंट लिक्विडिटी। देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीके से इस सिस्टम में पैसे डालने की कोशिश करी, बैंक्स के थ्रू, खुद ने डायरेक्ट डालने की कोशिश करी, ठीक है। एंड इमीडिएट रिलीफ टू डेटर्स वाया टेम्पररी मोरेटोरियम। डेटर्स मतलब जिन्होंने उधार लिया था बीच में, गवर्नमेंट ने आपने देखा हो तो लोन्स पे कि आपको इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम तक के लिए उनको रिलैक्सेशन दे दिया था, उसको कहते हैं मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मीन्स टेम्पररी सस्पेंशन, ठीक है। तो जो डेटर्स थे उनको रिलीफ दिया गया, ठीक है, और साथ में मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट किया गया। आपको बीच में पता ही है, रेपो रेट को कम किया गया, ज्यादा पैसा डाला गया सिस्टम में, ठीक है। तो वो हम पढ़ चुके हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट की सबसे बड़ी काम क्या था कि सिस्टम में आपको लिक्विडिटी को बढ़ाना है। लिक्विडिटी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इतना स्लो डाउन हो गया। अगर आप लिक्विडिटी नहीं बढ़ाते तो ये जो रिसेशन है डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो हम डिटेल में देख चुके हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह से लिक्विडिटी बढ़ाती है, कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या किया था गवर्नमेंट ने। तो आपको भी पता है तो कि अगर कोविड होगा, कोविड जैसी कोई भी सिचुएशन होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी को इजी करना पड़ेगा,
इजी मॉनेटरी पॉलिसी, देखा ना, इजी मनी, ठीक है, चीप मनी पॉलिसी सिस्टम में आपको डिमांड बढ़ानी है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए यू हैव टू सप्लाई मनी, ताकि बिजनेसेस वापस से इवॉल्व कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कुशनिंग दी वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब ये सारे माइग्रेंट्स हो गए, किसान हो गए, ठीक है, इनको पैसा दिया है गवर्नमेंट ने इन दी लॉकडाउन। लॉकडाउन में पैसा दिया है, देखो जो गांव में आप जाओगे, ऐसा बात नहीं है गवर्नमेंट, देखो दिक्कत क्या है, एक मिनट ये हटा रहा हूँ मैं, जितना भी आप स्क्रीनशॉट देखो, आपको भी इतना तो पता है कि प्रॉब्लम क्या है। घर में अगर आपके दो बच्चे हैं, तो आप आसानी से उनकी परवरिश कर सकते हो, ठीक है, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से होगी, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन घर में अगर 10 बच्चे हैं, आप 10 का उस तरीके से ध्यान नहीं रख सकते जितना आप 2 का रख सकते हो, ठीक है, जनरल। ऐसे ही हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पॉपुलेशन। और गवर्नमेंट के पास क्या है, रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है। तो सबसे पहला आप ध्यान रखना, थोड़े टाइम में शायद पॉपुलेशन बिल कोई आ जाएगा, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट। यूपी ने तो बोल ही दिया है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तो शायद ये बिल भी आएगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पॉपुलेशन है। आपके एक घर में अगर 4 लोगों के रहने के लिए जगह है और उस घर में आप 10 लोगों को रखोगे, तो प्रॉब्लम तो होगी ना भाई। तो ऐसा ही यहाँ पे पॉपुलेशन बिल लाने की जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है कि हमारे रिसोर्सेज है ना, वो कितने ही आपके सारे एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन हम किसी का मतलब अच्छे से वो नहीं कर सकते कि भाई बहुत ज्यादा, मतलब वो वाली बात है ना, 10 लोगों का अच्छे से अपब्रिंगिंग करना बहुत मुश्किल है। 2 लोगों को आप संभाल सकते हो, 10 को कैसे आप करोगे, कितना खर्चा, आपके पास है ही नहीं इतना पैसा, ठीक है। इसलिए लोग आप देखो 2 अच्छे या 1 अच्छा, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ाओ लिखो। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपके पास बहुत पैसा है, बिजनेसमैन हो, आपके पास इतना पैसा है कि इधर उधर पड़ा रहता है, तो 10 करो 15 करो क्या फर्क पड़ता है। तो वो हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं या जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होंगे। अब आप बोलोगे सर कुछ होते हैं जिनके, तो उनके पास पैसा है तो करोगे, लेकिन जनरली हमारी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया की, वो है पॉपुलेशन। तो इसके लिए नहीं, लालू यादव तो कर सकता है, 10 क्या, लालू यादव 20 कर सकता है भाई। लालू यादव के पास बहुत पैसा है, बहुत चारा खाया उसने, सारा चारा खा खा के इतना पैसा आ गया उसके पास, ठीक है। तो पॉलिटिशियन तो 50 भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो असली लाइफ जीते हैं वो पॉलिटिशियन जीते हैं, आपको पता तो ठीक। पॉलिटिशियंस पे देखो क्रिमिनल केस हो तो भी वो इलेक्शन लड़ता है, यहाँ पे आप पे क्रिमिनल केस होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब तक नहीं मिलती, ठीक है। तो फर्क होता है ना, उन्होंने अपने हिसाब से रूल्स को मेंड किया हुआ है, ठीक है। तो यही वाली बात है कि पॉलिटिशियन बनना इंडिया में, मतलब एक बार पॉलिटिशियन बन गए तो आप राजा बन गए। मतलब पुराने जमाने में जो राजा होते थे, आज के टाइम में वो पॉलिटिशियन। अब ब्यूरोक्रेट लोग आईएएस आईपीएस क्यों बनते हैं? आईएएस आईपीएस आपका गेटवे है पॉलिटिक्स के। आईएएस आईपीएस पे बहुत प्रेशर रहता है, इतनी कोई उनको सैलरी नहीं मिलती है जितना प्रेशर रहता है। वो अलग बात है, अगर आप करप्ट हो तो फिर तो करोड़ों करो। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये, आईएएस आईपीएस इज ए गेटवे टू पॉलिटिक्स। अगर आप ईमानदार हो तो आपको कोई ईमानदार पार्टी वो दे देगी टिकट, और अगर आप बेईमान हो तो कोई बेईमान पार्टी आपको टिकट दे देगी, लेकिन टिकट आपको मिल जाएगा। आप देख लो उठा के कितने लोग आईएएस आईपीएस आपके पॉलिटिक्स में चले गए। तो आईएएस आईपीएस जो है आपका गेटवे है पॉलिटिक्स का। नहीं तो आप फिर क्या करोगे, नेता नेता बनना है तो आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपकी किस्मत अच्छी और अरविंद केजरीवाल की तरह की, अन्ना हजारे के कंधे पर रख के बंदूक चला दी, ठीक है, तो वो आपको अन्ना हजारे ढूंढना पड़ेगा, फिर अन्ना हजारे ढूंढो, ठीक है। कुशनिंग दी वल्नरेबल इन दी लॉकडाउन, ठीक है, उसको तो देना ही है। गवर्नमेंट ने काफी दिया पैसा, देखो एग्रीकल्चर को काफी पैसा दिया गवर्नमेंट ने, किसानों को काफी दिया। और लेकिन गवर्नमेंट भी कितना कर सकती है, ठीक है। और साथ में गवर्नमेंट ने जो आपके विलेजेस है, ठीक है, विलेजेस क्या, जितने भी आपके गरीब गरीब है सबको फ्री आपका राशन दिया, फ्री फूड। आप तो शायद उधर, आपके उधर तो काफी रूरल एरियाज काफी, आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं अपने गांव गया था तो मैंने पता किया था ना, सबको मिला।
वैसी बात नहीं है, गवर्नमेंट देती है, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम। और देखो, गवर्नमेंट को आप गाली दो, गवर्नमेंट को आप अच्छा प्रेज करो, लेकिन अभी आपको इतना मानना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट पावर में, ठीक है, वो जैसा करेगी आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई बीजेपी अच्छी, कांग्रेस अच्छी, गवर्नमेंट सारी एक सी होती है, कुछ अच्छा थोड़ा अच्छा काम करती है, कुछ नहीं, कुछ नहीं करती है। तो वही वाली बात है, ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, लेकिन पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा है, किस किस को क्या क्या करें। ठीक है, और क्या करना था आपको, बूस्टिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट while unlocking mindful of fiscal repercussions and entailing debt sustainability। इस लाइन का मतलब यही है कि भाई आपको सिस्टम में आपको पैसा डालना है, लोगों को पैसा देना है, ठीक है, ताकि कंजम्पशन बढ़े, फर्स्ट थिंग। और कंजम्पशन के साथ साथ क्या है, लोगों का पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा सिस्टम में। और कंजम्पशन, जब लोग चीजें खरीदेंगे तभी लोगों को, बिजनेसमैन को पैसा मिलेगा। नहीं तो मैं कुछ प्रोड्यूस करके बैठा हूँ, लोग खरीद ही नहीं रहे, तो वो मेरी चीज बिकेगी नहीं, नहीं बिकेगी तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। वही वाली बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी ऐसा स्लो डाउन होता है तो आपको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपने इनको खाना फ्री दे दिया, ठीक है, वो तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन बाकी आपने मान लो मनरेगा में पैसा बढ़ा दिया, तो ये पैसा ज्यादा कमाएंगे, तो उससे फ्रूट्स खाने में तो क्या मिलता है आपको, गेहूं वगैरह मिलता है, ठीक है, वीट राइस ये सब। राइस नहीं मिलता, राजस्थान में वीट ही देते हैं जनरली, तो वीट वगैरह मिलता है, लेकिन आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स तो खरीदने पड़ेंगे बाहर से, तो आपका पैसा बढ़ाएंगे तो आप खरीदोगे, कपड़े भी खरीदोगे। ठीक है, आपको पैसा ज्यादा देंगे, आपके पास पैसा होगा तो आप बैंक में भी जमा कराओगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को आपको ध्यान में रखना है कि भाई कंजम्पशन जो है वो चीजों का रुकना नहीं चाहिए, और इन्वेस्टमेंट सिस्टम में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें भी रुक गई तो फिर आपका रिसेशन बना है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की, काफी पैसा दिया है, देखो रूरल एरियाज में काफी पैसा दिया है, जो गरीब लोग हैं उनको काफी पैसा दिया है, एमएसएमई को काफी पैसा दिया है। मैंने आत्मनिर्भर भारत में आपको डिटेल में बताया था, ठीक है, मैंने आपको बोला भी था, एक वीडियो था उसको देखने के लिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया है आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या पैसा दिया गया है, कितना पैसा दिया गया है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट कर ही रही है जितना भी, हेल्थ के लिए भी कर रही है, ठीक है, फूड के लिए तो है ही हमारे पास। ठीक है, बाकी आपका ट्रांसपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट कर ही रही है जितना कर सकती है। तो ठीक है, कोविड वगैरह जैसी चीजें आ जाती है तो सिस्टम में आपका स्लो डाउन आ जाता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो बड़ी इकोनॉमिक सर्वे ने मैंने आपको अभी भी समझाया, सबसे जरूरी है ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ मैटर। जैसे बीच में चला था ना एक कोई हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर, ऐसा कुछ चला था, तो ऐसे ह्यूमन लाइफ आपकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने भी काफी अपने अच्छे अच्छे दोस्त खोए हैं, ठीक है, उन्होंने पैसा भी अच्छा खासा कमाया, लेकिन वो पैसा किस काम का, किसी काम का। इसका मतलब ये नहीं आप पैसा नहीं कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन ऐसा मत सोचो कि भाई पैसा आज कमा रहे हैं इसको 50 साल बाद यूज करेंगे, थोड़ा अपने पे खर्च भी करो। कोविड पैंडेमिक अफेक्टेड बोथ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। इंडिया was the only country to announce structural reforms to expand supply in the medium long term and avoid long term damage to productive capacity। ठीक है, किया ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए इंडिया ने, मैंने अभी आपको बताया, दिया पैसा वैसा। फिर क्या किया, 1.46 लाख करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है। आप एक लिमिट से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करोगे तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है। और ये किसका है, गवर्नमेंट, इंडिया को क्या बनाना है, मेक इन इंडिया का पार्ट है। ये चीज हम आपकी बजट में भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो 1.46 लाख करोड़ इसके लिए दिए गए। ठीक है, तो इंडिया को क्या बनाएगा, ये ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट एंड क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप, जैसे सेज की हमने बात करी थी, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा चीजें बनाओगे तो उतने ही ज्यादा लोगों को जॉब्स दोगे, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, आपके एक्सपोर्ट होंगी। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 1.46 लाख करोड़ दिया। ठीक है, और डिमांड साइड मेजर्स भी आपके अनाउंस किए गए। ठीक है, उसमें क्या रखा गया है, एक आपका ये
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ बजट में। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, जिससे कि क्या है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, डिमांड बढ़े, लोगों का पैसा है। तो इसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ये दोनों चीजें हम बजट में डिस्कस कर चुके हैं, पीएलआई भी डिस्कस कर चुके हैं और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर चुके हैं, एनआई। भले से बजट की आप स्लाइड उठा के देख लेना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल में मैंने ये डिस्कस किया है वहाँ पे। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी है आपके प्रोजेक्ट, सारों को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में डाला हुआ है, भले से हाईवे से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन से, इंडस्ट्री से रिलेटेड। फिर इकोनॉमिक रिकवरी कैसी रही हमारी, ठीक है। तो वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, इसकी बात करता है इकोनॉमिक रिकवरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। जुलाई 2020 से, देखो वो जुलाई 2020 से दिखने लगी थी, लेकिन उसके बाद वापस से सेकंड वेव आ गए। ए रिजिलियंट वी शेप्ड रिकवरी इज अंडर वे। ये उस समय की बात है जब इकोनॉमिक सर्वे आया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो प्रॉब्लम थोड़ी और ज्यादा हो गई। आएगी वी शेप्ड रिकवरी इन केस ऑफ इंडिया। वी शेप्ड रिकवरी इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन एंड रिकवरी दैट रिसेंबल्स ए वी शेप इन चार्टिंग, ठीक है। हम देख चुके हैं, एक बार और देखते हैं। Specifically, a V-shaped recovery represents the shape of chart of economic measures economists create when examining recession and recovery, ठीक है, इस तरह से। A V-shaped recovery is characterized by a quick and sustained recovery in measure of economic performance after a sharp economic decline। जैसा आप गिरे ना अचानक से और फिर अचानक से उठ गए, ठीक है। नहीं तो यू शेप होगी तो क्या होगी, वो ऐसे 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 चलती काफी टाइम तक स्लो डाउन में रहेगी, फिर ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक जेड भी बताई थी मैंने आपको, सारी टाइप्स ऑफ मैंने इकोनॉमिक जो आपकी थी रिकवरीज होती है उसकी मैंने आपको स्लाइड्स पहले बताई है। तो हमारी वी शेप्ड होने वाली है, ठीक है, इन केस ऑफ इंडिया। ये देखो वी शेप्ड रिकवरी हमने बताई थी आपको, जीडीपी के साथ आपकी एक याद हो तो मैंने आपको जेड भी बताई थी, ठीक, जेड ऐसे, ठीक है। मैंने आपको बोला था सबसे बेस्ट जेड है, क्योंकि जेड में ऊपर तक भी जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे बी है, ठीक है। फिर यू भी देखा था हमने, डब्ल्यू भी देखा था। टाइप्स ऑफ तो हमारी वाली कौन सी होने वाली, वी होने वाली। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले नीचे आई यहाँ पे जीडीपी आपका, यहाँ से अभी हमने देखा था जीडीपी का कर्व नेगेटिव गया था, ठीक है, अब वापस से पॉजिटिव, ठीक है। 11% मैंने बोला आपको जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमिक रिकवरी होगी, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है वी शेप्ड। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है, कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से या इंडिया की रिकवरी कैसे होगी, वी शेप्ड होगी। फिर क्यों ऐसा होगा, क्यों इकोनॉमी आपकी रिकवरी कर जाएगी, उसके पीछे इकोनॉमिक सर्वे कुछ रीजंस देता है, ठीक है, कि भाई हमारी इकोनॉमिक रिकवरी क्यों वी शेप्ड हो जाएगी। तो क्या रीजंस देता है वो, कि पहला तो हमने वैक्सीनेशन, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, लोगों को वैक्सीन लगवा दी है, ठीक है, और जिनको नहीं लगवाई है वो अभी तक बचे हुए हैं, तो इसका मतलब उनको जरूरत नहीं। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, सबको लगते लगते तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जब तक लगेगी तब तक दूसरा वेरिएंट आ जाएगा। लेकिन वही इकोनॉमिक सर्वे अब ये बात तो नहीं कर सकता। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे के साथ एक और दिक्कत है कि गवर्नमेंट को प्रेज ही करता है ज्यादातर, क्योंकि जो इकोनॉमिक एडवाइजर उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। पहला क्या है, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव with hopes of a robust recovery in the services sector and prospect for robust growth in consumption and investment, ठीक है भाई। सबको लग जाएगी वैक्सीन तो सब लोग जॉब में आ जाएंगे, सर्विसेज आपकी बूम करेंगे, ठीक है। फिर वी शेप्ड रिकवरी इज ड्यू टू ए रिसर्जेंस इन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स सच एज पावर डिमांड। कोविड में भी पावर डिमांड कम नहीं हुई थी। रेल फ्रीट, रेल ने बहुत पैसा कमाया था, आपको पता हो तो पैसेंजर ट्रेन बंद थी, फिर भी रेलवे को घाटा नहीं हुआ। क्यों कारण, क्योंकि रेलवे की कार्गो ट्रेन चल रही थी, फ्रीट। कार्गो तो एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में हो गया, फ्रीट ट्रेन चल रही थी, यानी माल भाड़े वाली गुड्स ट्रेन।
और आपको पता है कि कोरोना के टाइम पे आपको मेडिकल सप्लाई, एसेंशियल फूड आइटम सबकी सप्लाई के लिए किसकी जरूरत पड़ रही थी? रेलवे की। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन बंद होने के बावजूद भी कमाल की बात है कि रेलवे को कोई घाटा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेल फ्रीट आपका रेलवे का जो गुड्स ट्रेन थी वो चलती थी। फिर ई वे बिल्स कब जनरेट करते हैं? जब जीएसटी के टाइम पे ई वे बिल जनरेट किए जाते हैं, जब आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कुछ डिस्टेंस आपका थोड़ा सा ज्यादा होता है, या फिर आपका जो सामान ले जा रहे हो उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो आपको ई वे बिल जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो आप ऐसे समझो कि जीएसटी जब होता है आपका, तो जीएसटी में आपको जब जाना होता है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पास हो सकते हो, नहीं तो आपको नाके पे रोकते हैं। तो ई वे बिल जनरेट किए जाते हैं जीएसटी के केस में, तो वो काफी जनरेट किए गए। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास काफी पैसा है। तो ई वे बिल में क्या था, काफी लोग मतलब कि इधर से सामान उधर जा रहा था, तो ये इतना गड्ढे में नहीं गई थी इकोनॉमी जितनी हम सोच रहे थे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन भी ठीक ठाक था, कम हुआ लेकिन बहुत कम नहीं हुआ। फिर स्टील का कंजम्पशन भी ठीक ठाक था। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा था। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनकी वजह से इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि ये चीजें हमें बता रही है कि भाई हम जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अगर ये सब चीजें में भी स्लो डाउन होता, जैसे मान लो आपका सब जगह पे स्लो डाउन है, अगर इन सब चीजों में भी स्लो डाउन होता तो हमारी रिकवरी कैसी होती? यू शेप। काफी टाइम तक हम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके कुछ सेक्टर्स काफी अच्छे से ग्रो कर रहे थे, फिर एग्रीकल्चर भी आपके गड्ढे में नहीं गया, इस वजह से आपकी जो रिकवरी हुई वो कैसे हुई? दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपकी, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स आपके काफी अच्छे थे। ठीक है, तो ये आपका गुड्स, देखो रेलवे में गुड्स ट्रेन से ज्यादा कमाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है ना, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो इकोनॉमिक सर्वे कुछ नहीं है, जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है ना उसी का ये समरी टाइप है। कुछ टर्म्स इसमें बस हमें पढ़ने की जरूरत है पेपर के लिए, अदरवाइज बाकी चीजें आपको पता है। ठीक है, बाकी चीजें आपको पता है। ऐसे इसके आगे हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे आपका एसेंशियल कमोडिटीज बिल, ठीक है, या फिर आपका फार्मर्स एक्ट, वो सब भी आपको पता है, लेकिन वो आपको लिखने के लिए चाहिए, तो वो मटेरियल मैंने बनाया, तो वो हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ये, दूसरा ये पॉइंट आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इनमें अच्छा ग्रोथ थी उस समय। जैसे आपका, जैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट है, ठीक है, मान लो अहमदाबाद एयरपोर्ट है आपका, अभी अडानी ने ले लिया है जैसे, तो अभी पैसेंजर्स तो यहाँ पे है नहीं, पैसेंजर्स तो बहुत कम ट्रेवल कर रहे हैं, फिर कहाँ से कमाता होगा वो? कार्गो से। जो सामान जाता है ना कार्गो प्लेन से, उससे कमाता है। तो कार्गो से अडानी इतना कमा लेता है जितना एयरलाइंस अपने पैसेंजर से नहीं कमाती। तो वही वाली बात है ना कि आप कहाँ से पैसा कमाते हो वो मैटर करता है ना, कि ऐसे आप, कार्गो तो जाएगा ही जाएगा, उसको भी पता है अडानी को भी कि कार्गो से तो सामान जाएगा ही, जो मेडिसिन आपकी दूसरे देश में जानी है, ठीक है, या फिर जल्दी जो मेडिसिन पहुंचानी है, तो वो तो कार्गो के थ्रू ही जाएंगी। रेलवे के थ्रू तो विद इन इंडिया जा सकती है, और कई जगह पे ऐसी अगर फास्ट पहुंचानी है तो वो कार्गो के थ्रू जाएगी। तो कार्गो से इसमें पैसा, ऐसे ही यहाँ पे रेल फ्रीट ने बहुत पैसा कमाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिव थी, इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे ने वी शेप्ड रिकवरी की बात की। ठीक है, the fundamentals of the economy remain strong as gradual scaling back of lockdown along with the support of Atmanirbhar Bharat mission have placed the economy firmly on the path of revival। ठीक है जी, लॉकडाउन को कम किया गया, मतलब पहले बहुत ज्यादा था, फिर धीरे धीरे उसको कम किया गया, साथ में आत्मनिर्भर भारत अभियान लेके आई गवर्नमेंट, हर सेक्टर को पैसा दिया गया। तो वो भी आपका, ये दोनों चीजों से क्या पता चलता है कि हाँ भाई जल्दी रिकवर कर जाएंगे, वी शेप्ड रिकवरी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये देखो एब्सोल्यूट वाली बात यहाँ पे रहती है। दिस पाथ वुड एंटेल ए ग्रोथ इन रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बाय 2.4% over the absolute level of 2019-20,
implying that the economy would take 2 years to reach and go past the pre-pandemic level. 2.4% ही होगा एब्सोल्यूट टर्म्स में, लेकिन 2 से 3 साल लगेंगे वापस से जो आपका प्री पेंडेमिक जो हमारी ग्रोथ रेट थी, जो 7-8 पे चलती थी, उस पे जाने के लिए अभी भी 2 से 3 साल लगेंगे। ठीक है, ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। डेटा 2.4 आपको 11% वाला याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक सर्वे से, आते ही हर साल आते हैं। तो ये आपके वी शेप। जीडीपी का एस्टिमेशन क्या है? रियल जीडीपी जो अभी हम बात कर रहे थे, वही वाला पॉइंट वापस से आ गया, 11%। रियल जीडीपी 11% और नॉमिनल 15.4%। ठीक है, 15.4% नॉमिनल है, यानी इन्फ्लेशन के साथ, और जब इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देंगे तो 11%। दी हाईएस्ट सीन्स इंडिपेंडेंस, तो वो तो दिखाई देगी ना भाई, गड्ढे से आप ऊपर आओगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप लेवल पे चल रहे हो इस पे, तो लेवल पे आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन आप गड्ढे से ऊपर आओगे तो आपको लगेगा ना मैंने बहुत ऊपर आ गया मैं तो वही वाला यहाँ पे। तो ये वाली बात लिखने की जरूरत नहीं थी, हाईएस्ट सेंस इंडिपेंडेंस, वो तो ज्यादा दिखेगी ना क्योंकि आप नेगेटिव से ऊपर आ रहे हो। ठीक है, These projections are in line with International Monetary Fund estimates। मैंने आपको बोला ही था आरबीआई और साथ में आपका आईएमएफ दोनों बोल रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, 11%। ठीक है, फिर ये कुछ आपका डेटा है, वैसे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। इंडिया जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.7%। अभी हमने देखा था नेगेटिव गई ना 7.7%। ऐसे जीडीपी का अगर आपको याद हो, अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे, ये देखो 7.7% नेगेटिव गई ना, तो 2021 में कॉन्ट्रैक्ट करिए 7.7%, और उसी टाइम पे ये सारे आपके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज का ही है। तो इसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे, ये देखो ये वाला पॉइंट देखो, India GDP estimated to contract by 7.7% in the financial year 2021, composed of a sharp 15.7% decline in the first half and a modest 0.1% fallout in the second half। ठीक है, क्योंकि उस समय कोविड आया ही आया था। Sector wise, agriculture has remained the silver lining, while contact based services, manufacturing, constructions were hit hardest। सबसे ज्यादा देखो कॉन्टैक्ट बेस पे आपको वही होगा। ठीक है, वो सारे उस समय उनको जॉब मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग में सब बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन में सब बंद हो गया, एंड हैव बीन रिकवरिंग स्टेडी। तो सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया इस समय? एग्रीकल्चर। कंस्ट्रक्शन वगैरह सर्विस के लिए आपको लेबरर्स चाहिए, वो मिलेंगे ही नहीं, वो सब भाग गए, कैसे चलेगा वो काम? ठीक है, उसमें आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, सामान भी लाना पड़ता है इधर से उधर। एग्रीकल्चर को तो गवर्नमेंट ने वो भी दिया था, लॉकडाउन में भी इनको वो थे एग्जेम्पशंस थे कि आप जा सकते हो अपने खेतों में। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर को तो आप बंद नहीं कर सकते ना, नहीं तो खाएंगे। ठीक है, द एक्सटर्नल सेक्टर provided an effective cushion to growth, with India recording a current account surplus of 3.1% of GDP in the first half of 2021। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि करंट अकाउंट में सरप्लस रहा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नेट एफडीआई इनफ्लोज ऑफ USD 27.5 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल टू अक्टूबर 2020, 14.8% higher as compared to the first 7 months of 2019-20. Net portfolio investment inflow recorded all-time monthly high of $9.8 billion in November 2020। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि FDI बढ़ा, FPI लिख लो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसमें FII आ जाता है और FDI। ऐसा क्यों होता है कि भाई आपका स्लो डाउन है फिर भी बढ़ रहा है? उसके पीछे कारण ये है कि बाहर वालों को पता है कि अभी स्लो डाउन है। जैसे मार्केट है सेंसेक्स, आपका शेयर मार्केट ले लो, सेंसेक्स ले लो, या आप अभी मान लो क्रिप्टो करेंसी ले लो, बिटकॉइन। अगर मार्केट बढ़ रहा है, जैसे सेंसेक्स बढ़ रहा है या आपका क्रिप्टो करेंसी भी बढ़ रहा है, उस समय मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे बहुत कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि मान लो कोई चीज बढ़ रही है तो कितनी ज्यादा ऊपर जाएगी,
अब अचानक से ये फॉल कर गए, नीचे चले गए, तो उस समय मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे पता है कि आगे जाके ये बूम पे जाएगा तो मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो जब भी कोई इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है और वो प्रोमिसिंग इकोनॉमी होती है जैसे कि इंडिया की, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है बाहर वालों का, क्योंकि उनको पता है आगे जाके कमा के देगा। जैसे अभी 2-3 दिन पहले आपका बिटकॉइन मार्केट ऊपर था, ठीक है, बिटकॉइन आपका 31 लाख कुछ पे था, 31.5 लाख पे, मतलब 31,50,000 पे। आज बिटकॉइन आपका 29.5 लाख पे, 29,50,000, 2 लाख कम हो गया। अब अगर मैं उस समय लगाता पैसे 31 पे तो मेरे को कम मिलता, कितना बढ़ेगा वो? लेकिन अब 2 लाख कम हो गया, अब आप लगाओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो वही सिस्टम काम करता है कि जब स्लो डाउन है उस समय पैसा लगाओगे तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो एफडीआई का फ्लो बढ़ा, और इससे दूसरी बात क्या पता चलती है कि इंडिया की इकोनॉमी में लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई ये गड्ढे में नहीं जाएगी। ठीक है, मैं भले से बिटकॉइन में पैसा लगा रहा हूँ, सेंसेक्स में लगा रहा हूँ, भले से कितना ही नीचे जा रहा है, अगर मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा, ऐसा तो है नहीं मैं किंगफिशर के शेयर खरीद लूंगा। शेयर मैं कौन से खरीदूंगा? जो मुझे पता है कि हाँ भाई ये शेयर जो है ये बढ़ेंगे आगे। तो आपका इतना कोविड होने के बाद भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब लोग जो बाहर की कंट्रीज है उनको इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है कि इट विल इम्प्रूव इन दी फ्यूचर। ठीक है जी। तो एफडीआई कितना आया, क्यों आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको याद रखना है कि हाँ बढ़ा। ठीक है, डेटा बेटा कोई नहीं पूछेगा आपसे, एफडीआई का तो वैसे भी इतना कोई काम का नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है। ठीक है, कई टीचर कई वो मतलब कोचिंग वोचिंग वाले आपको डेटा रखाते रहते हैं, ये फालतू का डेटा नहीं याद करना, काम का डेटा याद रखना है जो मैं बता दूंगा आपको। दैट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखो, growth leads to debt sustainability in the Indian context, but not necessarily vice versa. Debt sustainability depends on the interest rate growth rate differential. This word is important. IRGD, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। क्या होता है IRGD? यहाँ पे दो चीजें, इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ रेट। दो चीजें कौन कौन सी है? एक इंटरेस्ट रेट है, दूसरा ग्रोथ रेट। तो मान लो इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने जो उधार लिया, जो डेट लिया, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ग्रोथ रेट जो हमारा जीडीपी किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने बैंक से 10 लाख रुपए उधार लिया या 20 लाख रुपए उधार लिया, तो आप गवर्नमेंट को, वो बैंक को इंटरेस्ट रेट दोगे, ये आपकी उधारी है। लेकिन आप उसी को कहीं इन्वेस्ट करो और 10 लाख से आप 20 लाख कमाओ या 20 लाख से आप 40 लाख कमाओ, तो वो आपकी ग्रोथ रेट है। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या है, जैसे मान लो आपने जो लोन लिया बाहर से वो 10% पे लिया, या 10% का मान लो आपने लोन लिया 6%, ठीक है, और जो आपके ग्रोथ रेट है वो है आपका उससे ज्यादा, मतलब 8%। ठीक है, आपने 6% पे लोन लिया, आपका ग्रोथ रेट है, मतलब मान लो आपने 100 रुपए का लोन लिया, तो 100 रुपए पे आपका इंटरेस्ट 6% है, तो आपको 106 पे करना है। लेकिन आपका 8% ग्रोथ रेट है, आपने उसको इन्वेस्ट करके 108 रुपए कमाए, यानी आपने 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। तो क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे? ये कहता है कि इंडिया के केस में जो ये डेट है ना, ये कोई बुरी चीज नहीं है। क्यों बुरी चीज नहीं है? क्योंकि इंडिया के केस में डेट सस्टेनेबिलिटी है, मतलब इंडिया जो डेट ले रहा है उसको चुकाने की भी कैपेसिटी उसमें है। ऐसा नहीं है कि हमने जो डेट लिया वो सारा हमने बर्बाद कर दिया पैसा, उससे हम ग्रोथ रेट ज्यादा अचीव कर रहे हैं। तो इंडिया के केस में अगर आप देखो तो इंटरेस्ट रेट 6%, ग्रोथ रेट 8%, इन दोनों को मैं माइनस करूं, 6 - 8 मेरा क्या आएगा? -2।
ये क्या बता रहा है -2 कि मेरा ग्रोथ रेट ज्यादा है, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट में से ग्रोथ रेट, तो ये -2 क्या बता रहा है कि आपका इंडिया के केस में क्या है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। मतलब नेगेटिव आईआरजीडी आपका क्या बताता है, नेगेटिव आईआरजीडी आपका ये बताता है कि हाँ भाई उस कंट्री में डेट सस्टेनेबिलिटी है, जितना उसने लोन लिया है वो सारा चुकाने की उसकी कैपेसिटी है। समझ गए आप बात को। तो इंडिया के केस में डेट सस्टेनेबिलिटी है, इंडिया अपना लोन आसानी से चुका सकता है क्योंकि वो जितना लोन ले रहा है उससे ज्यादा वो ग्रोथ करता है। ठीक है, तो हटा देते हैं इसको, पढ़ते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। ग्रोथ लीड्स टू डेट सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, debt sustainability depends on the interest rate growth rate differential, the difference between the interest rate and the growth rate। अभी देखा, negative IRGD in India not due to lower interest rate but much higher growth rate। ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो बाहर से हम लोन ले रहे हैं वो तो बहुत सस्ता नहीं मिल रहा हमें कि 1% 2% पे मिल रहा है, लेकिन जो हमारा ग्रोथ रेट है वो हमारा काफी हाई है। तो दोनों में जब देखा जाए, prompts a debate on fiscal policy especially during growth slowdown and economic crisis। ठीक है, तो मतलब कि जब भी हमारे यहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन होता है या इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो बोला जाता है कि इंडिया में डेट सस्टेनेबिलिटी होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब तो इसका ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया के केस में हमेशा नेगेटिव आईआरजीडी रहता है, हमेशा क्या मतलब ज्यादातर, हमेशा तो नहीं कह सकते, कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी ग्रोथ रेट इतनी है कि हम जो लोन लेते हैं उसको चुका सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, दैट प्रोवाइड्स एन इम्पिटस टू ग्रोथ विल लीड टू लोअर डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, हमारी जो फिस्कल पॉलिसी हम देख चुके हैं, फिस्कल पॉलिसी डिटेल में गवर्नमेंट की, given India's growth potential, debt sustainability is unlikely to be a problem even in the worst scenarios। वर्स्ट सिनेरियोज में भी डेट सस्टेनेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारा नेगेटिव आईआरजीडी। ये क्यों मुद्दा उठा कि भाई कोविड के टाइम में आप इतना पैसा दे रहे हो, इतनी उधारी ले रहे हो, कहां से चुकाओगे। तो क्या बोलता है इकोनॉमिक सर्वे कि इन केस ऑफ इंडिया देयर इज डेट सस्टेनेबिलिटी। क्यों डेट सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि वी हैव नेगेटिव आईआरजीडी। ठीक है, डिजायरेबल टू यूज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल। जब आपका बहुत ज्यादा स्लो डाउन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो उस समय गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और टैक्सेस को कम कर देगी। ये काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी होती है, हम यही फॉलो करते हैं। देखा हो आपने, तो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में हम यही फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पढ़ाया था कि अगर सिस्टम में आपका रिसेशन है, ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, इस मैं हटाता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ। अगर आप ये लास्ट वाला पॉइंट देख पा रहे हो, लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है, इन रिसेशन और स्लो डाउन द गवर्नमेंट इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर and reduces taxes to create a demand that can drive an economic boom। आपको पता है आरबीआई ऐसे केस में क्या करेगा, आरबीआई पैसा डालेगा सिस्टम में डिफ्लेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे कम करता है, डिफ्लेशन के टाइम पे डालेगा पैसा ताकि डिमांड बढ़े। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसा होना चाहिए था कि आपका बूम, मतलब बिजनेस तो आपके गड्ढे में जा रहा है, ठीक है, आपकी इकोनॉमी पूरी गड्ढे में जा रही है, लेकिन उस समय गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा दे रही है सिस्टम में। मतलब सिस्टम में तो पैसा कम हो रहा है, बिजनेसेस आपके डब्बे में जा रहे हैं, सारे गड्ढे में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, पैसा सिस्टम में बढ़ा रहे हो। हमें ऐसा ही करते हैं, करना भी ऐसा ही चाहिए, तो इसको एक नाम दिया गया है, जो हम करते हैं इसको एक नाम दिया गया है, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना बार बार कि भाई जब डिफ्लेशन होगा तो आरबीआई क्या करेगा, तो आरबीआई का हमने पढ़ा कि कौन सी पॉलिसी फॉलो करता है मॉनेटरी, लेकिन वही केस में अगर गवर्नमेंट जो पॉलिसी फॉलो करती है उसको कहते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है,
अब आपको तो पता ही है डिफ्लेशन में आरबीआई इजी मनी पॉलिसी फॉलो करेगा, ज्यादा सिस्टम में पैसा डालेगा ताकि डिमांड बढ़े। ठीक है, तो आरबीआई के केस में हम क्या बोलेंगे, इजी मनी पॉलिसी। लेकिन वही आप अगर फिस्कल पॉलिसी के रेस्पेक्ट में देखो, तो फिस्कल पॉलिसी के रेस्पेक्ट में उसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। अरे डीए तो भाई आपका महंगाई के साथ रिलेटेड है आदिश्वर। डीए इज रिलेटेड विद डियरनेस अलाउंस। डीए वी ऑलरेडी डिस्कस, डीए इज डियरनेस अलाउंस दोस्त, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस का मतलब पता है आपको क्या होता है? डियरनेस का मतलब, डियर डियर किसको कहते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था ना, डियर, डियर मनी पॉलिसी। ठीक है, डियर मनी पॉलिसी, जो चीज आसानी से अवेलेबल नहीं होती उसे डियर कहते हैं, डियर मनी पॉलिसी। मतलब उस समय पैसा महंगा हो जाता है, पैसा आप देते नहीं हो, तो डियरनेस होता है महंगाई, तो डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। ठीक है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है कि क्या आपका सिस्टम में स्लो डाउन है क्या है, इसका इन्फ्लेशन से रिलेटेड है ये। डीए डियरनेस अलाउंस ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सिस्टम में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, महंगाई बढ़ गई है, तो लोगों को डीए बढ़ जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन कम हो गया तो डीए कम हो जाएगा। ठीक है, डीए का इन्फ्लेशन से लेना देना। ठीक है, डीए ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा कैसे एक्सपेंडिचर करेंगे बताओ मुझे? डीए ज्यादा होगा तो ज्यादा कैसे एक्सपेंडिचर करेंगे? महंगाई भी तो बढ़ गई उसी हिसाब से, फिर कैसे एक्सपेंडिचर करेंगे बताओ? अगर कोई चीज पहले 100 रुपए की आती थी वो 110 की हो गई, और गवर्नमेंट में जो इसके बदले 105 दे दी है, डीएनएस अलाउंस भी महंगाई के हिसाब से थोड़ा ना बढ़ता है, उससे कम ही मिलता है बल्कि आपको। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो चीजों में? ऐसा थोड़ी ना है कि आपको ज्यादा पैसा दे दिया तो आप ज्यादा खर्च करोगे, ये तो एब्सोल्यूट लॉजिक ही नहीं है ना, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आप दे रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, होपफुली आपको समझ आ जाएगा उससे। कोई चीज 100 रुपए की, मान लो एप्पल है आपका, 1 केजी एप्पल आपका 100 का आता है। ठीक है, और महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ेगी आपके मान लो 10%, अभी एप्पल आपका हो गया 110। गवर्नमेंट ने मेरा महंगाई भत्ता बढ़ाया सिर्फ 5%। तो पहले अगर मान लो मेरे को 100 रुपए मिलते थे, अब मेरे को मिल रहे 105। मेरे को 5 रुपए बढ़े, लेकिन फिर भी मैं 1 किलो एप्पल नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो डिपेंड करता है टीएनएस अलाउंस आपका कितना बड़ा है। पैसे ज्यादा मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप वो चीजें ज्यादा खरीद पाओगे। चीज आप तब, अब तो 1 केजी भी नहीं खरीद पा रहे हो आप। ठीक है, तो महंगाई भी तो बढ़ गई ना सिस्टम में भाई। अगर आपको पैसा बढ़ा तो महंगाई भी बढ़ गई साथ में। तो ये दोनों चीजें आपकी अलग अलग है। ठीक है, तो इनसे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है जी, ठीक है आदिश्वर, समझ आ गया? तो समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, ओके। इकोनॉमी ऐसे तो काम करती है भाई, मेरा पैसा क्यों बढ़ाया? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो फिर मेरे को पैसा जो दिया, हमने पहले भी देखा था कि जितनी आपकी इनकम बढ़ती है उससे तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे किसी टाइम पे आपकी, थोड़े टाइम पे, ज्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, जो आपकी इनोवा थी वो आपकी 14 to 16 लाख की आती थी। आज की डेट में वो 24 से 28 लाख के बीच में आती है। देखो यार, 8 लाख यहाँ पे प्राइस बढ़ गई। क्या 8 लाख मेरी सैलरी बढ़ी होगी इस बीच में? नहीं। इतनी प्राइस मेरी, इतनी सैलरी बढ़ी होगी? नहीं। तो जितनी महंगाई जो जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ती है। ठीक है, महंगाई देख लो ना आप कितनी तेजी से बढ़ती है। पेट्रोल देख लो चलो खैर पेट्रोल तो उस पर डिस्कशन नहीं करते। सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, आप ये सर्विस सेक्टर वाली स्लाइड पढ़िए, तब तक हम चाय पी लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। रिकॉर्डिंग। कोविड में जो आपके इंपोर्ट्स कम हुए हैं, ठीक है, और जो हमने एक्सपोर्ट्स किए, दवाइयाँ वगैरह बहुत सारी चीजें हमने एक्सपोर्ट भी करी, काफी कुछ चीजें हमने बना के, तो कोविड में आपके इंपोर्ट्स कम हुए। ठीक है, उस वजह से आपका करंट अकाउंट में आपका सरप्लस गया।
लोग पैसा बचा के रख रहे थे ना, बाहर से मंगा ही नहीं रहे थे चीजें कि कब क्या हो जाए। तो आपका क्या था सर्विस, हाँ सर्विस सेक्टर के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। इससे पुराने स्लाइड में हमने डेट सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के बारे में पढ़ा। अब सर्विस सेक्टर का क्या हाल रहा अभी हमने देख लिया कि भाई नेगेटिव में रहा, ठीक है। वहां देख लिया था हमने पहली स्लाइड में, जो आपका डायग्राम देखा था उसमें। इस सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। ओवर 54% ऑफ इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नियरली 4/5 ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लो इनटू इंडिया। सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 48% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, आउट परफॉर्मिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। मतलब गुड्स से भी ज्यादा सर्विसेज का एक्सपोर्ट है हमारे यहाँ पे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। की इंडिकेटर सच एज सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है, सर्विस की वो बताता है कि सर्विस से सेक्टर किस तरह से ग्रो कर रहा है। रेल फ्रेट ट्रैफिक एंड पोर्ट ट्रैफिक all are displaying a V-shaped recovery after a sharp decline during the lockdown. ये सारी चीजें आपकी ऐसे गई और उसके बाद ये सारी चीजें आपकी ऊपर आ रही है। इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है। तो ये पूरा आपको डेटा वेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सर्विस सेक्टर में स्लो डाउन था, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया नेगेटिव में गया है, और अब ये वी शेप्ड रिकवरी होगी। जितने भी आपके नेगेटिव में गए सबकी वी शेप्ड रिकवरी होगी। और इसके लिए इसने कुछ पॉइंट भी बोले, जैसे यहाँ पे सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स कि हाँ भाई सर्विसेज आगे कैसी रहेंगी, डिमांड कैसी रहेगी। रेल फ्रेट ट्रैफिक बड़ा है, पोर्ट ट्रैफिक आपका बड़ा है, तो ये सब आपके वी शेप रिकवरी दिखा रहे हैं। तो सारे सेक्टर में धीरे धीरे वी शेप रिकवरी आ जाएगी, ठीक है। फिर स्टार्टअप की बात करता है कि स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है हैज बीन प्रोग्रेसिंग वेल। बोला भले से कोविड हो लेकिन स्टार्टअप्स फिर भी नए नए आ रहे हैं, और उसके लिए हमने एक स्कीम भी शुरू करी थी, स्टार्टअप इंडिया। देखो इंडिया में आजकल दो ही चीज बूम पे, एक तो यूपीएससी आईएएस, लोग दो ही चीजें कर रहे हैं, या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टार्टअप। इन दोनों में ही आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आपको स्टार्टअप, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप स्टार्टअप लगाना चाहते हो, तो आप मिलीनियर आसानी से बन जाओगे, बिलीनियर, ठीक है, क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स का जमाना, और आजकल सपोर्ट भी बहुत है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, being home to 38 unicorns, adding a record number of 12 startups to the unicorn list last year. तो 38 यूनिकॉर्न्स, जिसमें से 12 लास्ट ईयर ऐड हुए थे। तो यूनिकॉर्न क्या होता है आपका, आपने वो देखी होगी मूवी हैरी पॉटर, हैरी पॉटर में यूनिकॉर्न था, ठीक है। तो यूनिकॉर्न बेसिकली यहाँ पे किसको नाम दिया गया है, प्राइवेटली ओन्ड कोई भी स्टार्टअप है आपका, प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन कितना हो, मतलब वैल्यूएशन मतलब उसकी कीमत, मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो। तो कोई भी स्टार्टअप जो प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब उसका प्राइवेट मालिक है, गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, और उसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ये याद रखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। फिर स्पेस सेक्टर की बात करता है। स्पेस सेक्टर तो आपको पता ही है, इसरो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंगेज किया जा रहा है, क्योंकि इसरो अकेला तो पीएसएल भी इतने बना नहीं सकता, ठीक है। तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंगेज किया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया स्पेस सेक्टर हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली इन द पास्ट 6 decades. Space ecosystem is undergoing several policy reforms to engage private players and attract innovation and investment. ठीक है। तो स्पेस सेक्टर के बारे में तो आपने डिटेल में साइंस की किताब उसमें पढ़ाई होगा, साइंस की क्लासेस में सर ने पढ़ाया होगा, राजशेखर सर ने, ठीक है। तो स्पेस पढ़ लेना अच्छे से, क्या क्या किया है आपके इसरो ने, नासा क्या कर रहा है, ठीक है। कुछ जो आपके करंट में जो चल रहा है वो सब चीजें आपका पेपर में आता ही आता है, ठीक है। जो आपका होगा पेपर उसमें क्वेश्चन आता है स्पेस से, ठीक है। तो क्या क्यूरियोसिटी होती है ना कि दूसरी जगहों पे क्या है, जैसे बीच में अर्थ लाइक कुछ प्लेनेट्स ढूंढे गए थे, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो क्यूरियोसिटी तो होती है, तो इस आपको क्यूरियोसिटी होती है, तो जो एग्जामिनर होता है उसको भी होती है, तो वो भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ता है तो वो उसको पेपर में डाल देता है। तो कहीं पे भी कोई इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ो, जैसे बीच में पूछा था एक बार कि भाई रूट ब्रिजेज होते हैं, ठीक है,
तो मेघालय वहां पे रूट ब्रिजेस होते हैं, वो जड़ों को जोड़ के ऐसे ब्रिजेस बनाते हैं जो पिछले 200-300 सालों से वैसे के वैसे हैं। इतने अच्छे तो हमारे ये सिविल वाले ये भी नहीं बनाते, हमारे जो सड़क वड़क के वाले बनाते हैं ना ब्रिज, वहां पे रूट ब्रिजेस है मेघालय में। वो पूछा गया था पेपर में क्वेश्चन, रूट से बनते हैं मेघालय में, बहुत फेमस ब्रिजेस है। इस पे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें अगर मैं पढ़ूंगा कहीं पे कि रूट ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, तो रूट ब्रिजेस के बारे में जब पढ़ोगे तो अब जैसे केबुल लमजाओ पार्क है, फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें कुछ क्वालिटीज है, फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग है, वहां पे डांसिंग डियर पाया जाता है, ठीक है। तो केबुल कुछ चीजें आपकी इंटरेस्टिंग होती है तो वहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर कुछ भी उठा के डाल देगा, कुछ लॉजिक होता है हर क्वेश्चन के पीछे। तो थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें आपकी पूछी जाती है, तो फैक्चुअल में तो कुछ है नहीं, फैक्चुअल में तो रट्टा लगा लो कोई भी बुक उठा के। जैसे आपकी जेके में तो आपके जेकेएस में तो यही आएंगे फैक्चुअल क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको बुक बताई हुई है, एक मैंने बताई हुई थी, यू सेंटर जीके, या फिर आपके भी आती है तरुण गोयल करके, वो उसी की कॉपी है। हटा देते हैं इसको, तो स्पेस सेक्टर पढ़ लेना, राजशेखर सर ने डिटेल में आपको पढ़ाया होगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये मैं आपको पढ़ा दूँ ठीक है, तो ये क्योंकि साइंस साइंस एंड टेक अपना काम सर ने पढ़ाया है। फिर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हम पढ़ चुके हैं, 3.4% रहा पॉजिटिव। एज पर द प्रोविजनल एस्टिमेट्स नेशनल इनकम, प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हम पढ़ चुके हैं, कौन कैलकुलेट करता है? सीएसओ। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इन ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द कंट्री एट करंट प्राइसेस इज 7.8%। ठीक है, सर्विसेज का आपका सबसे ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, और आपका एग्रीकल्चर का अराउंड 17.8%। ठीक है, याद रखना ये, देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सबसे ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जो है ना वो आपका कम है। वो क्या रहा है? ये आपका एग्रीकल्चर है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ये आपका सर्विस सेक्टर है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ 18% के आसपास। 17.8 को आप 18 मान लो लगभग, और यहाँ पे आपकी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज्ड है, मतलब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज्ड है, लेकिन आपको दे कितना रहे हैं वो? 18% से। तो फिर क्या करेंगे? क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक ही फील्ड पे जहाँ पे सिर्फ एक आदमी की जरूरत है, वहां पे आपके 4 आदमी काम कर रहे हैं। एक फील्ड पे 4 आदमी काम कर रहे हैं। अब बताओ आप, क्या मतलब? इन 3 लोगों का क्या करना है मैंने? इन 3 लोगों को देनी स्किल्स, स्किल इंडिया यूज करके। स्किल के लिए इतने सारे प्रोग्राम चले हुए, मेरे गांव में काफी चले हुए, मैं गया भी, मैं देखे भी, स्किल्स को लेके काफी प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ने, और मिलने के बाद जॉब भी मिलती है। हमारे यहाँ पे भी आईटी वगैरह के हम कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, तो उनको पहले सिखाया जाता है, उनके बाद हम उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं। स्किल्स देके इनको कहाँ ट्रांसफर करना है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी स्किल चाहिए, सर्विस में, एग्रीकल्चर में तो कोई खास स्किल चाहिए। ठीक है, आप सीख ले हो एक बार, ठीक है। यहाँ तो क्या है आपकी, आप यहाँ पे कर भी नहीं रहे हो ना कुछ, आप बैठे हो, एक ही आदमी काम कर रहा है, 3 लोग बैठे हैं बस। ठीक है, थोड़ा सा हाथ बटा दिया उसको, उनको लग रहा है हमने काम किया, लेकिन वो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको तो लग रहा है ये काम कर रहे हैं फील्ड पे, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो इन लोगों को ट्रांसफर करना है किधर? इधर और इधर। जैसे हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। लैंड का ही एग्जांपल ले लो, हमारे पास जितनी लैंड है, इजराइल के पास उससे बहुत कम लैंड है, लेकिन उसका प्रोडक्शन देखो आप। ठीक है, इजराइल के पास तो पानी की भी कमी है। चाइना का ले लो एग्जांपल आप,
क्योंकि हमारी लैंड जितनी भी है उसका प्रॉपर हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं करते, किसी भी चीज का रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं है हमारे यहाँ पे। अब आप बारिश ही देख लो, कितनी बारिश होती है, कहाँ पे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिलता है? कहीं नहीं मिलता। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, ये जो आपकी पानी की जो प्रॉब्लम आती है कभी कभी, वो खत्म हो जाए। ठीक है, मुंबई में इतनी बारिश होती है, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी पानी की प्रॉब्लम होती है काफी बीच में। तो वही वाली बात है ना, रिसोर्सेज है हमारे पास लेकिन उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने जो एग्रीकल्चर वाले जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको ट्रांसफर कर देना मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सर्विस सेक्टर में, स्किल्स देके। और जब आप इनको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो यहाँ ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होंगी, तो मेक इन इंडिया प्रमोट होगा। इसलिए बोलते हैं कि विदाउट स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको स्किल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, वहां काम करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड देम विद स्किल्स। ठीक है, नहीं तो पर एकड़ डिपेंडेंसी इसलिए ज्यादा है ना, क्योंकि हम जो आपकी लैंड है जो उसको, मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, फर्टाइल लैंड को हमने इनफर्टाइल कर दिया है। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो काफी कम है। जितनी लैंड पे जितना प्रोडक्शन होना चाहिए हमारा उतना नहीं होता है। जैसे जितना एकड़ पे हम 1 एकड़ पे उगाते हैं, उससे 2-3 गुना ज्यादा उगाता है चाइना, इसराइल उससे और ज्यादा। तो वो आपकी एफिशिएंसी भी कम है ना भाई, दैट इज द प्रॉब्लम। जितनी आपकी एफिशिएंसी, आप उससे कम चीजें वहां पे उगा रहे हो, जितनी उसकी कैपेसिटी है लैंड की। जैसे कई बार आप बोलते हैं कि भाई कल्टीवेबल जो कल्टीवेबल एरिया है आपका, ठीक है, मतलब जितना आपका लैंड आप करते हो, जितने लैंड पे आप कल्टीवेशन करते हो उसको बढ़ा दो, मतलब लैंड बढ़ा दो। अरे भाई लैंड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लैंड हमारे पास ऑलरेडी बहुत है। उसको आपको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने की जरूरत है। आपने क्या किया है, कई जगहों पे आपने फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज करके जो फर्टाइल लैंड है उसको इनफर्टाइल बना दिया। ठीक है, सैलिनिटी बढ़ा दी है उसकी। कई जगहों पे आपका क्या है, इरिगेशन इश्यूज है, पानी नहीं है। जो आपका थार डेजर्ट है, इसका कुछ पार्ट है, तो थार डेजर्ट है, ये कभी डेजर्ट थोड़ी ना था, लेकिन आपने क्या किया, उसको डेजर्ट बना दिया अच्छे वाले जंगल से। तो कारण क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। आपने वाटरमैन का नाम सुना होगा। वाटरमैन क्या करता है, वाटरमैन यही करता है, एक जगह है आपकी राजस्थान में, अजबगढ़ भानगढ़। अजबगढ़ भानगढ़ इज ए प्लेस इन राजस्थान, अलवर। अगर आप इसको सर्च करोगे साइट पे जाके, तो इट इज वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस, इट इज वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। यहाँ पे आपको शाम को 6 बजे के बाद रुकना मना है। लेकिन यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सारे लोग भाग गए, ठीक है, यहाँ के लिए बड़ी कहानियां हैं कि ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि रात को 6 बजे के बाद क्या होता है कि वहां पे वो, मतलब ऐसे फोर्ट टाइप है, मतलब ऐसे फोर्ट टाइप है, वो कैसी कंडीशन में, बहुत ज्यादा डेजर्टेड डिलेपिलेटेड कंडीशन में, मतलब बहुत ज्यादा डेजर्टेड, मतलब बुरी हालत है उसकी फोर्ट की। तो क्या बोला जाता है कि शाम को 6 बजे के बाद वहां पे क्या होता है, वो फोर्ट वापस से वैसे ही हो जाता है, मतलब नया हो जाता है। वहां पे सब जी, जितने भी लोग मरे थे वहां, सब लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। और फिर वहां पे क्या चलता है, वहां पे चलता है पार्टी, डांस वांस चलता है, सब कुछ ऐसे ऐसे कहानी है। तो अगर आप वहां रुक गए तो रात को तो यही होगा, आप देखोगे कितना बढ़िया सब चल रहा है, जैसे ही आप सुबह जगोगे तो आपको सब गायब मिलेगा। तो लोग क्या है, उससे सदमे से मर जाते हैं। ऐसी कहानियां वहां के बारे में है, ये ऐसा हॉन्टेड प्लेस है, इसलिए वहां पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि 6 बजे के बाद यहाँ रुकना मना है। लेकिन बीच में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि वो डेजर्टेड क्यों है अजबगढ़ भानगढ़, क्योंकि उसके आसपास के कहीं पे भी किसी भी एरिया में किसी भी तरह का कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती ही नहीं है, ना आपका कोई प्रोडक्शन नहीं होता किसी चीज का। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो पानी नहीं। तो अभी ये जो वाटरमैन है राजेंद्र कुमार, इन्होंने अभी वहां पे अपना, अपने उनसे एफर्ट से वहां पे पानी को कंजर्व करके वहां पे काफी कुछ पानी की जो किल्लत थी, जो प्रॉब्लम थी, उसको दूर किया। तो लोग वापस से उधर आ रहे हैं।
रिलोकेट कर रहे हैं अजबगढ़ भानगढ़ की तरफ। तो ये पढ़ा था मैंने उस आर्टिकल में कि वो हॉन्टेड इसलिए नहीं है कि वहां पे भूत प्रेत है, वो हॉन्टेड इसलिए कि वहां पे लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते, इसलिए लोग वहां पे नहीं रहते। तो उसके बारे में कहानियां ये हैं, अब ये सच्ची है झूठी हो तो भगवान जाने। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वहां का वो है पानी। जो पानी का ही नहीं होगा तो वहां पे सब लोग छोड़ के चले ही जाएंगे ना, तो फिर तो वो तो अपने आप हॉन्टेड हो जाना है भाई। ठीक है। तो अजबगढ़ भानगढ़ जो फोर्ट है उसके बारे में काफी, आप कभी अगर मौका मिले तो जरूर घूम के आना अलवर में। काफी आप अगर गूगल पे डालोगे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, तो उसमें आपका अजबगढ़ भानगढ़ जरूर आएगा। ठीक है। हमारे कुछ लोग हैं जो दोस्त दोस्त है, वो तो कहते हैं कि हम रात को भी रुके, आप वो पता नहीं फेंकते हैं सही बोलते हैं, वो तो भगवान जाने। ठीक है, हम तो गए नहीं कभी घूमने, मेरा गांव है जबकि अलवर। अलवर मेरा गांव है, और वहीं पे अजबगढ़ भानगढ़ है उसके पास में ही। मैं खुद नहीं गया वहां पे देख। ठीक है। तो वही वाली बात है ना कि आदमी जहाँ रहता है वहां नहीं घूमता है। ठीक है। जब वहां से आ जाता है फिर उसका घूमने का मन करता है। तो चलेंगे कभी अजबगढ़ भानगढ़। अलवर तो मेरा गाँव है। रहता मैं जयपुर हूँ, जयपुर में हम आके, ठीक है, बस गए, लेकिन रहते गाँव अलवर। ठीक है। तो ये देख लेते हैं एग्रीकल्चर, कल खत्म करेंगे, ये वाला पार्ट देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर का पार्ट हमने देख लिया। फिर एक्सपोर्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। 2019-20 में जो मेजर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन थी, कौन कौन सी थी जहां पे हमने एक्सपोर्ट भेजे? यूएसए पहले नंबर पे, सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पे, ईरान तीसरे नंबर पे, नेपाल, फिर बांग्लादेश। ये याद रखना, सबसे ज्यादा कहाँ है? यूएस, फिर सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश, जहां हमारे एक्सपोर्ट्स गए। ठीक है। एग्रीकल्चर वाले। और टॉप एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैरीन प्रोडक्ट्स होते हैं। बासमती राइस फेमस है हमारा, बफेलो मीट, स्पाइसेज ये तो काफी टाइम से फेमस है। नॉन बासमती राइस, बासमती नॉन बासमती दोनों फेमस है। कॉटन, रॉ रॉ कॉटन, ऑयल, शुगर, कैस्टर ऑयल एंड टी। इनमें से आपको पता है कुछ का तो इंडिया का काफी नाम है, राइस में हो गया, टी में हो गया, ठीक है, स्पाइसेस में हो गया, कॉटन में हो गया। ठीक है। तो आपको ये इसमें भी ये पहला याद रखना है, यूएसए में सबसे ज्यादा गए। ठीक है, ये पेपर में पूछ लेगा, यहीं से पूछता है वो पेपर में, अगर कुछ ऑर्डर वॉर्डर पूछना हो वो यहीं से पूछे। हाँ, अलवर चलेंगे। अगर आप लोग सेलेक्ट हो गए, जितने लोग आप में से सेलेक्ट होंगे इस बार, उनको सबको अलवर घुमाएंगे अब। ठीक है, अजबगढ़ भानगढ़ दिखाएंगे। डोंट वरी। अब लाइव स्टॉक्स के मामले में, द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक in total agriculture and allied sectors at constant price has increased from 24.32 to 28.63। ये याद रखना लाइव स्टॉक। ठीक है। लाइव स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उसमें आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। 24 से कितना हो गया? 28.63। ठीक है, ये याद रखना डेटा पेपर के लिए। जो याद रखने वाला है वही आपको याद कराएगा। ठीक है। सेकंड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये काफी बूम पे हमारी फूड प्रोसेस, देखो हमारे बहुत पोटेंशियल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये हम डिटेल में पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग, तो अलग से स्लाइड्स बनाई हुई है इसमें। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। यूपीएससी तो हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि काफी बूम पे है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पोटेंशियल क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें आप ह्यूमन को भी, जितने छोटे मोटे एरिया है, ह्यूमन को सारी को इन्वॉल्व कर सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सारों को इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कितने पे ग्रो कर रहा है? 9.99%। जबकि पहले कितने पे था? सिर्फ 3.12% आपका एग्रीकल्चर है, और 82.5% आपका मैन्युफैक्चरिंग। आप देख रहे हो ये 9.99% पे ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में जितना भी आपका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, जैसे पटेटो आपने ज्यादा बना दिए, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, टोमेटो का ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, अनियन का ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, किसी भी चीज का ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो इनको क्या करो? प्रोसेस कर दो, चिप्स बना दो, इससे सॉस बना दो।
तो ये क्या है, आपने देखा होगा कि चिप्स आपकी 1 महीने 2 महीने, टमाटो पोटैटो आपका क्या है, खराब हो जाएगा ज्यादा टाइम तक उसको रखोगे तो। ठीक है, आप जो 10 रुपए का, 10 रुपए का क्या, 2 रुपए का पोटैटो, उससे आप चिप्स बनाओगे वो 20 रुपए की बिकेगी। और चिप्स क्या है, आपकी काफी टाइम तक उसकी लाइफ होती है। ऐसे टोमेटो है, खराब हो जाएगा लेकिन सॉस बना दिया। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफी स्कोप है। बस हमारे यहाँ पे दिक्कत यही है कि अभी हमने इसमें, हमारे पास पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप गवर्नमेंट लेके आई है, संपदा स्कीम लेके आई है फूड प्रोसेसिंग के लिए आपकी। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के लिए मेगा फूड पार्क्स लेके आई है। तो आगे आगे जाके जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा डेवलप होगी, और बहुत ज्यादा डेवलप होने के साथ बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। आज की डेट में अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो वो सबसे बेस्ट है फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। फार्म लॉज। ठीक है, फार्म लॉज हम कल पढ़ेंगे। ये एक लाइन देख लेते हैं यहाँ पे, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो फार्म लॉज को स्ट्रांगली डिफेंड करता है। तो न्यू फार्म लॉज को ये स्ट्रांगली डिफेंड करता है। ठीक है, क्या बोलता है ये कि भाई जो नए फार्म लॉज हैं वो किसको फायदा देंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये देखो सेकंड पॉइंट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को क्यों फायदा देंगे, क्योंकि उनका शोषण होता है एपीएमसी, जो मंडीज होती है ना, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी मंडीज, वहां पे इनका शोषण होता है फार्मर्स का। क्योंकि इनका जो सामान होता है, जितना भी प्रोड्यूस होता है वो औने पौने दामों पे खरीद लिया जाता है। जैसे मान लो मैंने वीट प्रोड्यूस किया, और मेरा वीट की मान लो प्राइस, जो मेरी टोटल वीट मैंने प्रोड्यूस किया मान लो वो 4 लाख का है। मैं मंडी में जाऊंगा, मुझे बोलेंगे 2 लाख का देगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। मैं एक छोटा किसान हूँ तो मैं कहीं और ले जा नहीं सकता ज्यादा दूर, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने उधार लिया होगा बीज के लिए, सब चीजों के लिए, मुझे अपने सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, तो मैं वो 4 लाख का मजबूरी में 2 लाख का देख जाता हूँ। जबकि अगर वही मैं ओपन मार्केट में बेचूं तो वही 4 लाख का हो सकता है 5 का बिके, बिके 6 का बिके। तो ये जो एपीएमसी मंडीज है ये क्या है, कार्टेल टाइप है। कार्टेल टाइप मतलब एक नेक्सस बनाया हुआ है लोगों ने कि भाई ये 4 लाख का सामान लेके आ रहा है, इससे 2 लाख का ही खरीदता है। तो ये जो आपके 3 फार्म लॉज है, अगर ये तीनों जो आपके हो गए इम्प्लीमेंट, तो किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदा है। और देखो ऐसी बात नहीं है फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं भी स्ट्रांगली डिफेंड करता हूँ फार्म लॉज को कि लगने चाहिए, इम्प्लीमेंट होने चाहिए। लोग जैसे बोलते हैं अडानी ये कर लेगा, प्रेफर कर लेगा, जमीन ले लेगा, कैसे जमीन ले लेगा, जमीन तो आपकी थी। लेकिन फार्म लॉज अगर आपके इम्प्लीमेंट होते हैं वो अच्छा है फार्मर के लिए, कोई उसमें नुकसान नहीं है। जितने भी फार्म लॉज है हम देखेंगे वो सारे फायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। हाँ, स्टेट्स को नुकसान है, जो आपके बड़े किसान है, जो अभी छोटे किसानों का शोषण करते हैं उनको नुकसान, जो आपके किसानों के नेता हैं जो अमीर बन गए, बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको नुकसान। लेकिन छोटे वाले जो फार्मर्स हैं उनको तो फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो वो हम आगे कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आज मैं दोनों क्लासेस अपलोड कर दूंगा, कल वाले भी और आज वाले। ठीक है, बाकी का हम कल पढ़ते हैं। और आपका शायद सैटरडे संडे क्लास अगर मैं लूंगा तो संडे को खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं लूंगा तो नेक्स्ट वीक में 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, सैटरडे संडे क्लास रखने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे कल खत्म कर देंगे, कल थर्सडे, फ्राइडे को, सैटरडे हाँ लग जाएंगे, 4-5 दिन और लगेंगे, बस 4-5 दिन की क्लास है, बाकी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क, if you have any doubt you can ask.